दोस्तों नमस्कार। हमेशा की तरह आज एक डॉक्यूमेंट और मैं आपके लिए लाया हूं। आज ये डॉक्यूमेंट है जिसमें 18 डिमांड रखी गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये वादा था दिल्ली से कि वो क्या करेंगे। एक एक करके हम सारी डिमांड देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या कहा था और क्या किया। गवर्नेंस करने आए थे और गवर्न करने बैठ गए। दोस्तों, डिटेल में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी तक जितनी जानकारी मैंने आपको दी है सब तथ्यों के आधार पर दी है। मैं स्टोरी टेलिंग नहीं करता हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं ताकि आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। किसी के कहने पे या किसी के सुनने की बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं दिल्ली की पार्टी में जो 18 डिमांड रखी गई थी उसमें आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था। आपको पता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन जब हुआ था तो उसकी मेन डिमांड थी कि जन लोकपाल विधेयक आना चाहिए और उसमें प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ करप्शन का केस है तो वो जन लोकपाल में जाना चाहिए। इस पार्टी का जो 18 डिमांड का जो चार्टर है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, द पार्टी सेज ए स्ट्रॉन्ग लोकपाल विल एंश्योर ओवरऑल करप्शन फ्री गवर्नेंस. It will also focus on corrupt practices at offices across Delhi. दोस्तों, ये स्टेटमेंट है 24 दिसंबर 2013 का। आज हम बात कर रहे हैं मई 2023 की। ऑलमोस्ट 10.5 साल हो गए। आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा, क्या आपको उसमें सच्चाई दिखती है? क्या जिस सरकार ने और जिस पार्टी ने जनता को यह वादा किया था कि हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे, क्या वो दे पाए? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इनफैक्ट करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई, घटी नहीं। इस बात को भी समझना होगा। अब एक एक करके सब मुद्दों पे आते हैं। वीआईपी कल्चर एंड डेवलपमेंट फंड पे एक स्टेटमेंट था कि स्टॉप वीआईपी कल्चर इन दिल्ली। आपने देखा होगा केजरीवाल साहब आजकल पैदल चलते हैं या मेट्रो में चलते हैं या ऑटो में चलते हैं या डीटीसी के पास लेके चलते हैं। उनके पास तो गाड़ी है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले दिन कहा था कि वैगन आर के आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं आम आदमी हूं। और इसीलिए वो अपनी जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जब वो गए थे तो वो मेट्रो में गए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सत्ता हाथ लगी, ये वीआईपी कल्चर सबसे पहले खुद पे अपनाया, अपने सारे मंत्रियों पे अपनाया। सबसे पहला डिसीजन उन्होंने क्या लिया था? एमएलएज की सैलरी 4 गुना बढ़ाने का, सबको लग्जरी गाड़ियां देने का, सबको पूरी सुख सुविधाएं देने का। पहला डिसीजन था कि वीआईपी कल्चर को कैसे स्ट्रांग किया जाए। इसका मतलब क्या है कि जो आम आदमी का मुखौटा था वो सिर्फ चुनाव की राजनीति तक था। नो टू रेड बीकन, नो टू बिग बैंगलोज और स्पेशल सिक्योरिटी फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स, एबॉलिश लोकल एरिया फंड फॉर एमएलएज एंड काउंसलर्स, एम्पावर मोहल्ला सभा। कुछ हुआ? एक भी चीज नहीं हुई। वीआईपी कल्चर आया, बड़े बंगलों के लिए तो हालत यह है कि रिनोवेशन में 45 करोड़। मनीष जी को भी सबसे बड़ा बंगला, आज जाके आप सारे मंत्रियों के बंगले देख लीजिए, राजभवन के साथ 4 बंगले नए बने हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्रियों के लिए। लेकिन केजरीवाल साहब को वो बंगले भी छोटे लग रहे थे, इसलिए 7 एकड़ में अपना एक सीएम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विद दुनिया भर की इंपोर्टेड सुविधाओं से लेस वो बनाया गया। ये है वीआईपी कल्चर की तिजाजली, जिन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। आगे आते हैं। जन लोकपाल बिल पास वर्जन ऑफ जन लोकपाल एज डिमांडेड ऑन दिसंबर 29, 2011। क्या दिल्ली में पास किया इन्होंने? जिसके लिए पूरा प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ,
जैसे ही सरकार बनी वो एजेंडे से गायब हो गया। ये था गवर्नेंस मॉडल। कहाँ है? केजरीवाल साहब से पूछिएगा। स्वराज इन दिल्ली, डिसेंट्रलाइज पावर। आम आदमी पार्टी में कौन डिसीजन लेता है? आम आदमी पार्टी में डिसीजन लेने का अधिकार किन किन को है? क्या वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या पार्लियामेंट्री बोर्ड है? कोई ऐसा डिसीजन है जो केजरीवाल साहब की इच्छा के बगैर होता हो? दुनिया को सिखा रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेकिन आज सबसे ज़्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी विद सेंट्रल कंट्रोल है विद अंडर 1%, और वो है आम आदमी पार्टी। वहाँ पे नंबर 2 है ही नहीं। 1 से 10 तक है केजरीवाल, और 11, 12, 13 नंबर पे कौन आता है किसी को नहीं पता। पार्टी के लोग हैं, पार्टी के बाहर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, या कोई विदेशी एजेंट है, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये जो तमाशा था डिसेंट्रलाइजेशन पावर का, वो भी पूरा नहीं हुआ। डिसीजंस टू बी टेकन इन मोहल्ला सभा। लीकर पॉलिसी का तमाशा आपने देखा। 14,000 फीडबैक मंगाए जनता से, वो सारे के सारे 2-3 पीआर एजेंसीज ने प्लांटेड ईमेल से दिल्ली सरकार को भेजे थे। तो जब ये कहते थे कि हम जनता से पूछ के बताएंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा, आपके क्षेत्र से कौन एमएलए होगा, कौन यहाँ पे काउंसलर होगा, हम जनता से पूछेंगे, ये सब प्लांटेड गेम था। यही तो लीकर पॉलिसी में हुआ। 14,000 से ज़्यादा जो केजरीवाल सरकार को जो मेल मिले, वो सारे 2-3 पीआर एजेंसीज को हायर करके लिखवाए गए थे। आपको क्या लगता है 14,000 मेल किसी पॉलिसी पे आज तक आए हिंदुस्तान के इतिहास में? मैं तो कम से कम भारत सरकार की पिछले 20-30 साल में करीब 50 से ज़्यादा कमेटीज़ का मेंबर था। आज भी अगर सबसे बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, कितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, फीडबैक भूल जाइए, लोग पढ़ते तक नहीं। लेकिन केजरीवाल साहब की लीकर पॉलिसी पूरी दिल्ली ने पढ़ी और 14,000 लोगों ने फीडबैक दिया। ये गिनीज बुक रिकॉर्ड है सर। मुझे बता दीजिए आज तक किसी और पॉलिसी में इतना फीडबैक आया हो? एक बता दीजिए पूरे इतिहास में जितना लीकर पॉलिसी पे फीडबैक आया। तो ये प्लांटेड फीडबैक होते हैं, ये और कोई खेल नहीं है। अगला सवाल, वी विल कैरी आउट पावर ऑडिट्स ऑफ ऑल प्राइवेट पावर कंपनीज। दिल्ली पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने केजरीवाल साहब को कहा कि जो आप पैसा दे रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, उसका कैलकुलेशन गलत है। हर साल आप 310 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए। केजरीवाल साहब की सरकार कोर्ट चली गई और ये कहा कि तो प्राइवेट कंपनियां इसमें सीएजी ऑडिट कैसे कर सकती? ये वादा किया था कि हम प्राइवेट कंपनियों का ऑडिट करेंगे, और जब खुद सत्ता में आए, जिन कंपनियों को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया गया, जब उस पर ऑडिट की बात उठाई गई तो इन्होंने कहा नहीं जी, ऑडिट की जरूरत ही नहीं हो, तो प्राइवेट कंपनी है और हम जो कह रहे हैं वो पेमेंट सही है। यह है कथनी और करनी का फर्क। आगे चलते। पावर मीटर्स, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पावर मीटर्स। आज दिल्ली की जनता परेशान है पावर कंपनियों के मीटर से। कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है। जो पावर कंपनी ने लिख के बिल भेज दिया वो फाइनल है, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। ये है हकीकत दिल्ली की। तो जो दिल्ली मॉडल ये पूरी दुनिया में गाते जाते हैं, हकीकत यही आपके सामने है जो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। फॉर वाटर मैनेजमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट दिल्ली जल बोर्ड एंड वी विल पनिश वाटर माफिया। क्या टैंकर हट गए? आज पहले से ज्यादा वाटर टैंकर माफिया दिल्ली में काम कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, वाटर माफिया का रोल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने क्या सुधार किया है?
आज दिल्ली में जो घरों में पानी आता है वो पीने लायक नहीं है, इसीलिए दिल्ली में हर घर में वर्चुअली आरओ लगा हुआ है, और आरओ में 30 से 50% का पानी का वेस्टेज होता है। ये हकीकत है। लेकिन केजरीवाल साहब ने जो वादा किया था बिल्कुल उसका उलट किया। स्लम क्लस्टर, नो डिमोलिशन ऑफ स्लम्स अंटिल दे आर रिप्लेस विद पक्का हाउसेज। अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली में जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थे उसके आसपास जो अनधिकृत डेवलपमेंट हुआ था उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। पिछले 10 साल में केजरीवाल साहब से उनके लिए पक्के घर नहीं बने। डिमोलिशन हुआ, लोग सड़क पे आए, लेकिन केजरीवाल साहब ने उनको आज तक 10 साल में पक्के घर नहीं दिए। दिल्ली की विरासत, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके आसपास अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बहुत बन गई हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पे हाई कोर्ट में जब याचिका पे सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता, हम कैसे क्लीनिंग करें। तो हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कमिश्नर को कहा कि आप इसको करिए। जब उनको अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हटाने की बात आई तो ये कहा गया कि साहब ये लोग जाएंगे कहाँ। केजरीवाल साहब ने तो कहा था पक्का घर देंगे, 10 साल में एक नहीं दिया। ये है हकीकत इनके प्रॉमिसेस की। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सिस्टम, एबॉलिश कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एंड रेगुलराइज ऑल वर्क फोर्सेस। ये खुद अपनी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराते, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे है। एमसीडी का सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे, ऑफिस में सारा काम कॉन्ट्रैक्टेड पे। मैं नहीं कहता कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम गलत है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो सकता है और अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक वेंडर को प्रेशर तो रहता है कि काम नहीं किया तो पेमेंट नहीं होगी या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सरकार में तो एक बार नौकरी मिल गई फिर काम करो या मत करो हटाना मुश्किल होता है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि प्राइवेटाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट का काम होना चाहिए, लेकिन जो वादा किया था कि एबॉलिश कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। तो वो एक और झूठ पकड़ा गया। आते हैं अब सिंप्लीफाई वैट, इंप्रूव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिल्ली। आप जाके चले जाइए दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया, सड़कों का हाल देख लीजिए, ड्रेनेज का हाल देख लीजिए, पार्किंग का हाल देख लीजिए, क्या सुधरा है। आप ओखला चले जाइए, पूरा एरिया वैसे ही है। नरेला चले जाइए और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया चले जाइए, क्या सुधरा है? कुछ भी नहीं। सड़कें टूट गई हैं, चलना मुश्किल है, पार्किंग मिलती नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन भयंकर है। ये स्थिति है आज दिल्ली की। एफडीआई इन रिटेल, नो एफडीआई इन रिटेल विल बी अलाउड इन दिल्ली। क्या दिल्ली की सरकार रिटेल में, आज मॉल्स नहीं चल रहे हैं यहाँ पे? कितने मल्टीनेशनल्स हैं दिल्ली में? क्या हो रहा है? इस बात को सोचना होगा। कौन सा ऐसा रिटेल सेक्टर है जहां पे फॉरेन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? इस बात को हमें समझना होगा। तो इस बात को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। विलेजेस ऑफ दिल्ली, डोंट सेल एनी विलेज लैंड विदाउट कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, इंप्रूव लाल डोरा। बहुत अच्छी बात, लेकिन केजरीवाल साहब ये तो बताएं कि सतेंद्र जैन ने जमीनें कहां से खरीदी? क्या उन्होंने ग्राम सभा की परमिशन ली थी? ये तो जवाब देना पड़ेगा। जब आपके मंत्री जमीनें खरीदते हैं और मार्केट रेट से कम दाम पे खरीदते हैं तो किस ग्राम सभा की परमिशन ली जाती? वो केस भी चल रहा है उन पे, ये समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एजुकेशन, जो इनका फेवरेट टॉपिक है। इंप्रूव पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड, ओपन 500 न्यू वंस, बैन डोनेशन सिस्टम। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, वो 500 जो नए स्कूल खोले हैं उनकी लिस्ट जारी कर दें वेबसाइट पे, क्योंकि मेरे मोहल्ले में तो कोई नहीं बना। मैं दिल्ली में रहता हूं, जिस रास्ते से मैं जाता हूं मैंने कोई नया स्कूल नहीं देखा। मेरे जो स्टाफ के लोग रहते हैं वहां कोई नया स्कूल नहीं बना।
तो कम से कम दिल्ली सरकार वो 500 स्कूलों की लिस्ट तो जारी करे जो इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि सोशल ऑडिट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। न्यू पब्लिक हॉस्पिटल्स विच प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट देन प्राइवेट वंस। तो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो प्राइवेट से अच्छे होंगे, नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केजरीवाल साहब के मंत्रिमंडल और एमएलए एमपीज कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता, सब के सब अपोलो, फोर्टिस, वेदांता सब जगह जाते हैं, मैक्स। मैंने आज तक किसी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी को, केजरीवाल साहब के मंत्रिमंडल को, उनके एमएलएज को सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते नहीं देखा है। एक सेल्फी खींच देते वहां पे जाके कि हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं। इतने सारे फोटोग्राफर लेके आप घूमते हैं, एक बता दें कि मनीष सिसोदिया साहब की वाइफ का ट्रीटमेंट कौन से सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। विमेन सेफ्टी, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स फॉर विमेन, ऑल हरेसमेंट केसेस टू बी ट्राइड विद इन 3 to 6 months। ऑल हरेसमेंट केसेस टू बी ट्राइड इन 3 to 6 months। तो क्या कोई नए कोर्ट बनाए, कोई विमेन हेल्पलाइन सेल बनाया जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट सिस्टम हो? कुछ एड्रेस हमें बता दें, हम तो रोज कोर्ट जाते हैं, एक बार वो भी दर्शन कर लेंगे। तो जो केजरीवाल साहब ने कहा वो नहीं किया। जुडिशियल सिस्टम, सेट अप एनफ कोर्ट्स एंड अपॉइंट जजेस टू ट्राई एंड क्लियर ऑल केसेस विद इन 6 to 12 months। केजरीवाल साहब के अपने केस तो 2-2 साल से चल रहे हैं। इनके अपने जो मंत्री हैं उनकी ट्रायल खत्म नहीं हो रही, उनको ही महीने 2 महीने बाद डेट मिलती है। सत्येंद्र जैन साहब जेल है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2-3 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में है, आज 5वां महीना शुरू हो गया, तीसरा मतलब 3 महीने करीब उनको होने आ रहे हैं जेल में, 2.5 महीने हो गए जेल में। उनकी तो सख्त सुनवाई नहीं हो रही फास्ट ट्रैक पे। आम आदमी का नंबर कहां से आएगा? तो केजरीवाल साहब ने खुद जितने मुकदमे किए हैं या उनके ऊपर जितने मुकदमे हुए हैं अपोजिशन द्वारा, जनता के द्वारा या बाकी अफेक्टेड पार्टीज के द्वारा, वो तो सॉल्व नहीं हुए। तो कहाँ गया वो 6 से 12 महीने का टाइम पीरियड? जब वो अपने मुकदमे टाइम पे नहीं खत्म करा पा रहे तो आम आदमी का नंबर कब आएगा? ये भी एक सोचने की बात है। और फिर उन्होंने कहा है, सपोर्ट हेल्प फ्रॉम सिविक बॉडीज सेंटर, विल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऑफर सपोर्ट फॉर ऑल दीज। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके पास, क्या सुधार हुआ है? हमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। वैसे की वैसी गंदगी, वैसे की वैसी टूटी सड़कें। हाँ, अच्छी सड़कों को तोड़ के उस पर दोबारा नई सड़क बनाई जा रही। जहां पे एक गेट लगा हुआ है उसके आगे ऑलरेडी जो सही गेट काम कर रहा है उसके आगे एक गेट और लगा दिया, क्योंकि खर्चा दिखाना है। ये है दिल्ली की हालत। तो दोस्तों, 18 डिमांड लेके केजरीवाल साहब आए थे दिल्ली की जनता के पास कि हम आपको एक नया गवर्नेंस मॉडल देंगे। और फंसे किस में है? जितने इन्होंने टेंडर निकाले हैं, चाहे वो एक्साइज में हो वहां घपला, ट्रांसपोर्ट है वहां घपला, एजुकेशन है वहां घपला, हॉस्पिटल है वहां घपला। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे टैक्स पेयर का खर्चा हुआ हो और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन नहीं आया? तो स्वराज देने आए थे, स्वराज की ये बात करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि गवर्नेंस की बात करने आए थे, गबन में इन्वॉल्व हो गए। यह है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। गबन करो और अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहो, और जनता का मुंह बंद करने के लिए फ्री के लॉलीपॉप बांटते रहो। किसी को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस पास। हिंदुस्तान में वोट खरीद के नेतागिरी होती है, काम करके नहीं होती। ये केजरीवाल साहब को पता है। तो उस वोट खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए करप्शन करना पड़ेगा, और उस करप्शन के चक्कर में फंस गए।
ये है दिल्ली का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। मैं इसको बोलता हूं केजरीवाल मॉडल ऑफ गबन। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको आप सेव करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है फिर एक बार मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, उसका शुक्रिया। फिलहाल वंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।